હેલો બચ્ચો, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ લેક્ચર ઓફ ચેપ્ટર નંબર 1 of class 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का बच्चा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नया ही है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम वैसे ही आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सो अगर आपने इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको मैग्नेटिक चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, बस डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और आज के लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सम्स देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, देन आफ्टर हम गाउस लॉ देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम 3 इक्वेशन फ्लक्स के पढ़ेंगे। मीन्स है तो सेम ही, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम उसे डिनोटेड करेंगे फाई ई से। सो पहले जो इक्वेशन हम लर्न करेंगे वो होगा ई डॉट ए। उसके बाद अगर स्मॉल एरिया के बारे में बात होगी तो हम पढ़ेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और थर्ड जो इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये होगा टोटल फ्लक्स ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तीनों इक्वेशन मैंने लिखा, उसमें ही आपको पता चल गया होगा कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उस पर मैंने एरो ही ड्रॉ नहीं किया है। कंप्लीट। फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्लीट। अगर आपका ध्यान गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एरिया के ऊपर भी एरो ड्रॉ किया है। तो आपको पहला क्वेश्चन होगा, सर एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है? एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स हम कहीं से भी कैलकुलेट करें एरिया थोड़ी ना चेंज होने वाला है, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है? सो फ्लक्स के बारे में आप अभी तक इतना जान लीजिए कि फ्लक्स इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच कैन रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर के बारे में अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दूँ कि अगर आपके पास ये पानी का शावर है, ठीक है, ये शावर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वैसे ही हम वाटर की यूनिफॉर्म लाइन ले लेते हैं। अभी इस तरह, अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये चारों 4 लाइनें कवर करनी है पानी की, वाटर की, तो मैं अपना पाम किस तरह रखूंगा? तो सिंपल है, आप बोलेंगे सर इस तरह रख दीजिए, तो क्या होगी? चारों 4 लाइन यहाँ पे फोल्ड करेगी और कवर हो जाएगी, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इस पाम को ऐसे एंगल पे घुमाता जाऊं, अब देखिए इस एंगल पे मैं देख रहा हूं कि एक लाइन छूट रही है। अगर आप देख सकते हो तो एक लाइन छूट रही है, यहां पर भी ये लाइन छूट रही है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, इस एरिया को इस लाइन के पैरेलल रख दूं, तो कोई भी लाइन कवर नहीं हो रही है वाटर की। जैसे कि मैं एग्जांपल ड्रॉ कर दूं,
अगर मैं अपना पाम इस तरह रख दूं तो चारों 4 लाइन कवर हो रही है, इट मीन्स मैक्सिमम। अगर मैं सेम एग्जांपल में इस तरह रख दूं, जैसे कि अभी ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में मैं यहां पे रख देता हूं, ये हो गया सेकंड केस। अब सेकंड केस में आप देख रहे हैं पानी की एक भी लाइन इस सरफेस को कवर नहीं कर रही, और यहां पर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। अगर यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने तो ऐसे रख दिया, ये हो गया फर्स्ट केस। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब मैं यहां पे इस तरह रख देता हूं सरफेस, ये हो गया सेकंड केस। अब देखिए लाइन, वाटर की एक भी लाइन कवर नहीं हो रही, इट मीन्स अगर एरिया को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एरिया मैंने इस तरह रखा था पाम का तो सब लाइन कवर हो रही थी, और मैंने जब पाम ऐसे कर दिया तो एक भी लाइन कवर नहीं हो रही है। इट्स मीन्स एरिया भी वेक्टर की तरह हम डिनोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस तरह रखा तो सब लाइन कवर हो रही है, अगर हमने इस तरह रखा तो एक भी लाइन कवर नहीं हो रही। लेकिन अभी क्वेश्चन ये होता है कि एरिया वेक्टर किस तरह से हम ले, मीन्स किस डायरेक्शन में ले, ये तो हमें पता नहीं चला। तो उसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 2 डायमेंशन लेंगे, 3 डायमेंशन लेंगे, ठीक है, उस पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, 3 एक्सिस है। पहले हम क्या पढ़ रहे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूं जिसकी लेंथ है ए ए ए ए। अब यहां पे नाम दे देता हूं ओ पी क्यू आर। अगर मैं आपको पूछूं, मीन्स आप अगर 10th स्टैंडर्ड वालों को पूछेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया, तो आराम से बता देगा एस स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता। अगर आप अभी में कोई आपसे पूछेगा तो आप इस तरह डिनोटेट करोगे एरिया। एरिया क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि मैं यहां पर भी लिख सकता हूं a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। लेकिन साइंस वाला बच्चा कैसे करेगा, आर क्यू क्रॉस क्यू पी। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में ही क्रॉस प्रोडक्ट आता है, स्केलर क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट आता है। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करूं तो आर क्यू की वैल्यू है ए, ठीक है, क्यूपी की भी वैल्यू है ए। अभी क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, ए इंटू ए, क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। यहां पे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया ए स्क्वेयर एरिया। अगर आप बोलेंगे सर मुझे इसको डिनोटेट करना है वेक्टर क्वांटिटी में, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन हम लिखेंगे कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज perpendicular of that two vector in the direction of perpendicular of that two vector। जैसे कि अभी इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, z एक्सिस। तो z एक्सिस बाहर की तरफ भी हो सकती है, मीन्स एरिया वेक्टर इस तरफ भी हो सकता है, या अंदर उस तरफ भी हो सकता है। तो z एक्सिस को हम किस तरह डिनोटेट करते हैं, k कैरेट के बारे में, तो प्लस k कैरेट भी हो सकता है और s स्क्वेयर माइनस k कैरेट भी हो सकता है। कंप्लीट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलिए। नाउ
एक्स वाई जेड, अब मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, ओ पी क्यू आर। अभी इसकी लेंथ है एल एल एल, ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट आर और उसकी लेंथ एल। मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है, ये हो गया पूरा 2 डायमेंशन। तो ठीक है, अभी पहले डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, स्केलर फॉर्म का कुछ काम नहीं है। एरिया बराबर ए वेक्टर, 2 डायरेक्शन ले लेंगे, आर क्यू क्रॉस पी क्यू, यहां पे एल क्रॉस एल, क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, एल इंटू एल साइन थीटा। यहां पर भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो एल स्क्वेयर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, सो एरिया इज एल स्क्वेयर। लेकिन इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे, ये हो गया पूरा x और ये हो गया y। अगर हमें दूसरा पढ़ना है कि सर एक्स वाई तो हो गया, तो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे y, सॉरी z x एंड y। तो ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो उन दोनों को परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, y। तो y को हम कैसे डिनोटेट करेंगे, j कैरेट। तो आइदर प्लस j कैरेट और एल स्क्वेयर माइनस j कैरेट, क्योंकि ये हो गया x z और y। तो बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको इतना पता चल जाता है कि एरिया वेक्टर को हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर लेना है टू द सरफेस ऑफ एरिया। जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे इस तरह एरिया दिया गया है, तो उसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। अगर मुझे एरिया दिया गया है इस तरफ, तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मुझे इस तरफ एरिया दिया गया है, तो उसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन में हो सकता है। ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर। अगर इस तरफ दिया गया है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हो सकता है। कंप्लीट। तो ये 2D है। 2D में आपको ध्यान रखना है, दोनों डायरेक्शन आर करेक्ट इन 2D। बोथ डायरेक्शन ऑफ एरिया इज करेक्ट। कंप्लीट। ये हो गया 2 डायमेंशन। अभी हम देखेंगे 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में बच्चों हमें याद रखना है कि एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है, इनवर्ड डायरेक्शन में हमें नहीं लेना है। ठीक है, पहले एग्जांपल देते हैं 3D का। 3 डायमेंशन, अगर एरिया वेक्टर मुझे इस क्यूब का चाहिए, देखिए अगर इस क्यूब का मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, तो एरिया वेक्टर अभी तक हमने पढ़ा तो 2 डायरेक्शन में होता। एक इस तरफ, जैसे कि मैंने बताया था कि एरिया अगर इस तरफ हो तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन हमें अंदर का डायरेक्शन नहीं लेना है। याद रखना है, इन क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज टेक इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन में हमें नहीं लेना है।
इनवर्ड डायरेक्शन में हमें नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरह। अगर मैं ये डाउनवर्ड सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, ये। और इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और पीछे का जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर उस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इन 3D और क्लोज सरफेस में ऑलवेज एरिया वेक्टर किस तरफ लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं सिलेंडर का। अगर सिलेंडर की बात करें ठीक है, तो वो सिलेंडर को दो एरिया होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक क्लोज्ड सरफेस एरिया, सॉरी, एक है क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा होता है कर्व्ड सेक्शन एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया वो होता है ये वाला, तो इससे ऊपर की ओर लेना है डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें लेना है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि मैं अगर आप इसको सिलेंडर ले ले तो ये पूरा भाग हो गया बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन मैं राउंड की बात करूं बराबर तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कंप्लीट। तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में और इसका एरिया होगा इस डायरेक्शन में। कंप्लीट। एक थर्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं स्फीयर का, ये दोनों नोट कर लिया आपने, ठीक है। स्फीयर की बात करें, स्फीयर भी कैसा है, क्लोज्ड सरफेस। थर्ड स्फीयर इस तरह बराबर, ये उसकी रेडियस और डायमीटर, ये रेडियस। तो हमें रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस इन स्फीयर इज ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर। सो इस तरह ही पास होगा, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इस तरफ ले ले तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम इस तरफ ले ले तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम इस तरफ ले ले तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है तो आपको ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर लेना है। 2 डायमेंशनल हो तो आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन करेक्ट है, लेकिन 3 डायमेंशनल हो और क्लोज्ड सरफेस हो तो ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेनी है आपको, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेनी है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स तो आपको पता चल जाया होगा कि जो चीज क्वांटिटी में होती है, बल्क में, उसे हम फ्लक्स में बोलते हैं। जैसे कि मैंने वाटर लाइन ड्रॉ की थी, तो वाटर लाइन भी एक सिंगल लाइन नहीं हो सकती। जैसे कि आप शावर देखो तो उसमें नंबर ऑफ वाटर लाइन्स होती है, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi e. It is a scalar quantity. It is a mathematically is it mathematical concept. कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली मीन्स आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कुछ क्वांटिटी ऐसे हो जैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते।
सो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। उसके बाद आपको इक्वेशन भी आ जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैं इस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं। विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्स्ट एरिया वेक्टर में इस तरह रख देता हूं, फर्स्ट एरिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरह, और मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं यहां से, तो वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी आप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन pass through perpendicular to the surface। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर्बिटरी मीन्स सब्जेक्टिव है। अगर मैं चाहूं तो 2 लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, अगर कोई आप चाहे तो 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक चार्ज है तो उस पर 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, सिंगल चार्ज है तो 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए 1 2 3, तो हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 3 का। अगर मैं इस तरह लाइन एरिया ड्रॉ करूं, अब देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका फ्लक्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 5, क्योंकि यहां से इस तरह। अगर मैं कोई एरिया इस तरह कैलकुलेट ऐसे रख दूं तो उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक भी पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। इस तरह आपको पता चल जाता है कि फ्लक्स एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ सकता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन बढ़ने से भी फ्लक्स बढ़ सकता है। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी डॉट प्रोडक्ट कैसा है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसा है वो मैं अभी बात करता हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस थीटा आता है, ठीक है। तो जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं फ्लक्स भी बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पर भी एक तो पास भी नहीं, एक भी पास नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पास थ्रू परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर ही ध्यान में लेना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ही क्यों ध्यान में लेना है वो भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगर कोई एरिया इस तरह दिया गया है और उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एरिया, तो अभी आप कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे? जैसे कि मैं बात करूं एरिया का, तो इस डायरेक्शन में होगा ए कोस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ए कोस थीटा, सेम डायरेक्शन, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा बराबर इसको ए साइन थीटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है, सॉरी बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ई कोस थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अभी देखिए ये एरिया है, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो कंपोनेंट है ई कोस थीटा। तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अगर हम कोस थीटा को रिमूव करें तो ई डॉट ए। अब आप बोलोगे सर साइन थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए ये एरिया है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो उसका कोस थीटा का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? कोस थीटा वाला। और साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या है? इस तरह पास कर रहा है, तो ये तो पैरेलल हो गया। हमें तो कौन सा कंपोनेंट लेना है जो सरफेस एरिया को कट करता हुआ निकले। तो कट करता हुआ निकला कंपोनेंट कौन सा है? ई कोस थीटा वाला। साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो कट नहीं कर रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा है, वो पैरेलल पास हो रहा है। इसलिए हम क्या लेंगे? ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया डॉट प्रोडक्ट किस तरह आया। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही ध्यान में लेना है, पैरेलल कंपोनेंट ध्यान में नहीं लेना है। ये कंपोनेंट एरिया को कट करते हुए नहीं जा रहा है, उसको पैरेलल जा रहा है। ठीक है, अभी कोस डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्लक्स भी चेंज होता होगा थीटा के साथ। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम रखेंगे इस तरह। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस लाइन में। सो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू हम फ्लक्स में रख दे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे एरिया का? कोस थीटा वाला। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू जो भी रख देंगे वो आ जाएगा। अब मैं थोड़ा ये बड़ा कर दूं, अब मैं इस तरह रख देता हूं ये सरफेस, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। सो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर मैं लिखूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स ई ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू दिस सरफेस इज 0, सो टोटल फ्लक्स 0। कंप्लीट। इस तरह आपको याद रखना है फ्लक्स का इक्वेशन, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर में आपको याद रखना है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2 डायमेंशनल है तो दोनों तरफ की डायरेक्शन करेक्ट है, 3 डायमेंशनल है तो ऑलवेज टेक आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्यों आया? क्योंकि अगर थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया है, दोनों, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैंने जो फिगर ड्रॉ की थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बन रहा था, यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट बनेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कंपोनेंट में आपको ध्यान रखना है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, उसका अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो कोस थीटा, ठीक है, और इसको इस तरह डायरेक्शन में लेंगे तो साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा ऐसा है जो इस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर पास हो रहा है? तो कि कोस थीटा आ गया, ई कोस थीटा। कंप्लीट। अगर एरिया इस तरह रखा गया हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको कट करके या परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है, पैरेलल पास हो रही है,
electric field line in this direction and area vector in this direction. So angle between electric field and area is 90 degrees. So total flux passing through, total electric field line passing through this surface area. So we calculate flux is equal to 0. अब यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं. नोट कर लिया. यहां पर उसके 2 यूनिट हम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट है. इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. यूनिट 2 करेंगे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर एरिया. सो वोल्ट इंटू मीटर. अभी हम करेंगे डायमेंशन. डायमेंशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो यहां से बना लेते हैं. न्यूटन m1 l1 t-2 कूलम a1 t1 इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ l स्क्वायर. यहां से डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा m1 l3 t की बात करें -2 +1 हो जाएगा -3 एरिया -1. सो m1 l3 t-3 a-1 दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कंप्लीट. अभी एंगल के हिसाब से हमें याद रखना है. ये पे लिख देता हूं. द डायमेंशन इज m1 l3 t-3 a-1. अब आपको याद रखना है इफ थीटा ग्रेटर देन 90 सॉरी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then flux is 0. If theta is equal to 0 then flux maximum. उससे भी आगे when theta is greater than 90 less than 90 कर लेते हैं. If theta less than 90 then flux positive. If theta greater than 90 then flux negative. कंप्लीट. इतनी बातें आपको याद रखनी है फ्लक्स के बारे में. अभी उसके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अगर क्लोज्ड सरफेस हो जैसे कि इस तरह then number of electric field line are entering सेम एज लिविंग द सरफेस. अगर हम इस तरह बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग एंड लिविंग द सरफेस बोथ आर सेम. सो टोटल फ्लक्स विल बी 0. अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ऐसे ही सरफेस में रखा हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर perpendicular so flux greater than so it becomes positive. अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. Here flux is negative. तो ये पूरी कहानी थी पहले इक्वेशन की. फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. अभी दूसरा इक्वेशन था स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ठीक है, नोट कर लिया. अभी हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की. ठीक है,
तो सेकंड इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये हमने पढ़ लिया। अब सेकंड डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, अब इसके बारे में बात करेंगे। नाउ कंसिडर an arbitrary surface put in an electric field line. Now consider a very small arbitrary portion of the surface. So electric field in this direction, and if we take the area vector delta ए और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो अगर इस डायरेक्शन को हमको वाई एक्सिस पे ले ले तो फॉर स्मॉल एलिमेंट भी लिख सकते हैं दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। और पूरे के लिए लिखना हो, ये तो सिर्फ एक के लिए है, लेकिन सबके लिए लिखना है तो हम लिख सकते हैं, पार्ट के लिए हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई जे कैरेट इज इक्वल टू ई जे डॉट डेल्टा ए जे। अगर सबका एडिशन करना हो मीन्स सिग्मा कंप्लीट, तो सिग्मा के लिए हम लिखेंगे टोटल फाई जे इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा फाई जे इज इक्वल टू सिग्मा ई जे डॉट डेल्टा ए जे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1 to n कंप्लीट। तो ये इक्वेशन हो गया स्मॉल, अगर हमें फाइंड करना हो, जैसे कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डेल्टा फाई जे इफ लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 कंप्लीट। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई जे इज इक्वल टू ई जे डॉट डेल्टा ए जे। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ कंप्लीट। यहां से ही हम थर्ड इक्वेशन भी लर्न कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन जो था वो था फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस तरह, अगर हम यहाँ पे लिमिट ले ले तो ये पूरा स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल होते ही हम उसको सिग्मा में नहीं, छोटे छोटे पोर्शन को अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कौन सा, सरफेस डेल्टा फाई जे, सो सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा ए। तो उसके ऊपर से हम फ्लक्स की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट टोटल फ्लक्स ऑफ ए सरफेस इज द सरफेस integration of electric field over a surface. Then total flux of a surface is that surface integration of the electric field over a surface. सो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हमने 3 इक्वेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, अगर स्मॉल फाइंड करना हो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको याद रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही है, अगर वेरिएबल दिया गया हो तो ये इक्वेशन काम आएगा। देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, यूनिटी देख लिया, डायमेंशन देख लिया, स्केलर क्वांटिटी है, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, कब फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, कब फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, थीटा पे डिपेंडेड है। अगर क्लोज सरफेस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर एंटरिंग एंड लिविंग द surface both are same, then total flux are passing through the surface is always
0। बच्चों ये आपको याद रखना है। अभी हम MCQ कैलकुलेट कर लेंगे या 2-3 सम्स। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड of 100 Newton per Coulomb along z-axis and a square of side 10 centimeter placed in xy plane inside a uniform electric field, then flux passing through is blank। अभी बच्चों आपको याद रखना है कि ऐसे किसी MCQ में आपको या सम में तीनों एक्सिस डिस्क्राइब दी गई हो x, y और z, तो ही कैलकुलेट करना है। अगर दो ही x के एक्सिस दी गई हो तो आपको फिक्स्ड आंसर 0 रख देना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बराबर। ये मैं z एक्सिस यहाँ पे ले लेता हूँ, ये x ये y, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह। और xy प्लेन में एक स्क्वायर रखा गया हो, तो आपको पता है कि अगर XY प्लेन में रखा गया हो स्क्वायर तो उसकी वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में होगी? Z डायरेक्शन में, क्योंकि I क्रॉस J इज इक्वल टू K कैरेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, सो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 हो जाएगा तो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, द एंगल बिटवीन EA cos 0, दोनों के बीच का एंगल 0, सो फ्लक्स इज इक्वल टू EA, ना वैल्यू ऑफ E दैट इज 100, एरिया दैट इज 10 सेंटीमीटर, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे मीटर में, -2, लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? L² भी लिख सकते हैं, E इंटू L², सो 100, लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वेयर, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 100 10 स्क्वेयर इंटू 10⁻⁴, सो यहाँ पे 10⁴ इंटू 10⁻⁴, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको याद रखना है तीनों एक्सिस का डिस्क्राइब दिया गया हो तभी आपको कैलकुलेट करना है, दैट आंसर इज विल बी कैलकुलेटेड। अगर दो ही एक्सिस में दिया गया हो, अगर आपको पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग फील्ड इज 100 न्यूटन पर कूलम अलोंग z एक्सिस एंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस इन अ yz, दो ही एक्सिस आई z और y, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना था, आंसर विल बी 0। कंप्लीट। अगर आपको पूछा जाए कि एक डिस्क है, ये उसकी रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता हो, तो आपको अगर फ्लक्स पूछा जाए तो कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, E डॉट A देन EA cos 30 देन E एरिया πr² cos 30 √3/2, लेकिन ये आंसर गलत है। आपको क्या ध्यान में रखना है, एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना था ये 30 हो गए तो ये हो जाएगा 60, सो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड E cos थीटा। तो हमें कैलकुलेट इस तरह करना है, E डॉट A EA cos 60, सो E एरिया है πr² एंड cos 60 दैट इज 1/2, सो
ई पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से कैलकुलेट करना है, इस तरह से नहीं। आपको याद रखना है दैट एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए दैट अ क्यूब इज प्लेस्ड in a Cartesian coordinate system of side length a, complete length a, find the total flux। तो अगर बच्चों हम देखा जाए तो यहां पे 6 साइड होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें पता है फ्लक्स का इक्वेशन E डॉट A। तो हमें पहले फाइंड करेंगे फ्लक्स 1 E A कोस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो बच्चों हम पहले फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाता है 180 डिग्री। सो कोस 180 डिग्री पे हमें ध्यान रखना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। सो द वैल्यू ऑफ ई ए कोस 180 डिग्री इज -e a स्क्वेयर, एरिया इज द a स्क्वेयर। नाउ फ्लक्स 2 की बात करें तो एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कोस 90 क्या हो जाएगा 0। सो ई ए कोस 90 वो हो जाएगा 0। फ्लक्स 3 की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा 90, और वैसे देखें तो 270, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ई ए कोस 270 अगेन वैल्यू 0, 5 3 5 2, नाउ 5 4 की बात करें तो इन दिस डायरेक्शन एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 1। सो वी फाइंड E A cos 0, देन वैल्यू ऑफ 5 4 इज E A स्क्वेयर। अब बात करेंगे E5 की। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो उसमें भी 0 हो जाएगा। और 6 की बात करें तो उसमें भी 0 हो जाएंगी। सो 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5 6 इज इक्वल टू 0। सो टोटल फ्लक्स 5 1 5 2 अप टू 5 6। अगर आप देखें सबकी वैल्यू रखेंगे ई ए स्क्वेयर माइनस प्लस 0 प्लस 0 प्लस ई ए स्क्वेयर प्लस 0 प्लस 0। तो बच्चों याद रखिए टोटल फ्लक्स इज 0 कंप्लीट, क्योंकि सब एरिया वेक्टर हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा 180, इस डायरेक्शन में 0। ये दो ही जगह पे हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी की हर जगह पे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और कोस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे थोड़ा इस तरह, अगर डिस्टेंस पे रखा गया हो क्यूब तो किस तरह फ्लक्स फाइंड किया जा सकता है। नाउ दे पुट सिलेंडर here of length L in a uniform electric field, then y, x and z, then find total flux। अभी बच्चों यहाँ पे हम चार तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और ये इस तरफ। तो ऊपर और नीचे जिसमें मैं बोल सकता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो वो तो 0 हो जाएंगे। तो हमें दो ही एरिया मिल पाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। सो फ्लक्स 1 ई ए कोस 180 डिग्री, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई, इसका एरिया पाई और इसकी लेंथ एल दी गई है और इसकी रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वेयर फ्लक्स 2 दैट इज ई ए कोस 0 1 हो जाता है, सो दैट इज प्लस ई पाई आर स्क्वेयर। अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें दैट फाई 1 प्लस फाई 2, सो माइनस ई पाई आर स्क्वेयर प्लस ई पाई आर स्क्वेयर, तो इसका भी आंसर कैसा आ जाएगा 0, क्योंकि दो ही एरिया वेक्टर है और इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, इस तरह हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। सो बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही बच्चों, ये पूरा डीप कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द गाउस लॉ और 2-3 सम देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं थ्रू अ डिस्क। ठीक है, डिस्क का फिर हम एट ए डिस्टेंस, डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट हो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और वो डिस्क को हम कोन में कन्वर्ट करके JEE नीट का भी सम करेंगे। ठीक है बच्चों, सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।